आज हम बात करेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन की। क्या डिफरेंस है इन दोनों में और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है कि मूवमेंट तो सारे लिविंग बीइंग्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आपका ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स मूवमेंट है। प्रोटोप्लाज्म का अमीबा के अंदर स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट है। या फिर आपकी टंग का हिलना, ये भी मूवमेंट है। लेकिन जब ये मूवमेंट किसी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। प्लेस चेंज किया तो लोकोमोशन, प्लेस चेंज नहीं किया तो मूवमेंट। तो लोकोमोशन में क्या क्या आता है? वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ये सब लोकोमोशन है, क्योंकि इसमें हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। याद रखो, सारे लोकोमोशंस मूवमेंट हैं, बट सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। चलो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। पैरामेसियम, इसमें छोटे छोटे सिलिया होते हैं। यह सिलिया फूड को अंदर लेने में भी हेल्प करते हैं और स्विमिंग, लोकोमोशन में भी। हाइड्रा, इसके टेंटिकल्स होते हैं। यह टेंटिकल्स प्रे को पकड़ने के लिए भी यूज होते हैं और हाइड्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी। ह्यूमन बीइंग्स, हम अपने लिम्स को यूज करते हैं बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए और चलने दौड़ने के लिए। ए फ्लैट सवाल यह है कि लोकोमोशन जरूरी क्यों है? एनिमल्स इससे क्या अचीव करते हैं? एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं फॉर सर्च फॉर फूड, शेल्टर, मेट मतलब पार्टनर ढूंढने के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाने के लिए, और सबसे जरूरी एनिमीज और प्रेडेटर्स से भागने के लिए। तो दोस्तों, ये था मूवमेंट और लोकोमोशन का एक छोटा सा ओवरव्यू। ए फ्लैट हम पढ़ेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं। आपको पता है, हमारी बॉडी की सेल्स 3 मेन टाइप्स की मूवमेंट करती हैं। चलिए एक एक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है अमीबॉइड मूवमेंट। यह मूवमेंट बिल्कुल अमीबा जैसा होता है। सेल अपने अंदर के प्रोटोप्लाज्म को एक साइड में धकेलकर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाती है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी स्यूडोपोडिया की मदद से सेल आगे बढ़ती है। हमारी बॉडी में ये मूवमेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स में दिखता है। मैक्रोफेज, ये वो सेल्स हैं जो जर्म्स को खा जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स यानी हमारे WBCS, व्हाइट ब्लड सेल्स। इस मूवमेंट में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा टाइप है सिलियरी मूवमेंट। सिलियर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग पर होते हैं। ये अक्सर ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स में मिलते हैं जो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। सिलिया का मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी सब एक साथ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, धूल, मिट्टी या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे लंग्स में न चले जाएं, इसलिए ट्रकिया में सिलिया अन पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ धकेल कर निकलने में हेल्प करते हैं। सिलिया ओवा एग को ओवरी से यूटस तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन वो है मस्कुलर मूवमेंट। इस मूवमेंट के लिए मसल्स की जरूरत होती है। मसल्स में कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स सतह कर हैं। हमारे लिम्स का चलना, जॉज का चाबाना, टंग का बोलने और खाने में उस होना। ह्यूमन बीइंग्स और मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन इसी मस्कुलर मूवमेंट पर बेस्ड होता है। इस मूवमेंट के लिए सिर्फ मसल्स हाई काफी नहीं है, इसे मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल नर्व सिस्टम्स के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो यह द 3 मेन टाइप्स के मूवमेंट्स, अमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। इस चैप्टर में अभी हम आगे मस्कुलर सिस्टम को और गहराई से पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ मसल्स, उनका स्ट्रक्चर और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते। अब हम इस पावर हाउस की बात करेंगे जो हमें मूव करता है, मसल। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ये हमारी बॉडी के वेट का 40 से 50% तक होता है। इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, यानी जब हम बन रहे होते हैं तो यह मेसोडर्म लेयर से बनती है। मसल टिश्यू मेनली लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। मसल्स में 4 खास प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला है एक्साइटेबिलिटी, जब नर्व से सिग्नल आता है तो ये रिएक्ट कर सकता है। दूसरा है कंट्रैक्टिलिटी, यह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, यह स्ट्रेच कर सकता है। फोर्थ है इलास्टिसिटी, खींचने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। मसल्स को हम उनके लोकेशन, अपीयरेंस और काम करने के तरीके के आधार पर 3 टाइप्स में बांटते हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। आज हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स हड्डियों से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसमें स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिखता है, इसलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। इनका काम हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। जब हम चाहते हैं तभी हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। यह मसल्स लोकोमोटरी एक्शंस और बॉडी पोस्चर चेंज करने में प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं दूसरा टाइप, विसरल मसल्स। यह मसल्स हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में होते हैं, जैसे कि एलिमेंटरी कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इन मसल्स में कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। इनका काम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, आप सो कर भी अपने डाइजेशन को रोक नहीं सकते, इसलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। यह मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के ट्रांसपोर्ट में और जेनिटल ट्रैक्ट में गेमीट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कार्डियक मसल्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मसल्स सिर्फ हार्ट में होते हैं। इनकी सेल्स आपस में जुड़कर ब्रांचिंग पैटर्न बनाती हैं। अपीयरेंस में ये स्ट्राइटेड होते हैं, बिल्कुल स्केलेटल मसल्स जैसे। यह मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। हार्ट का धड़कना हमारे नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, दो नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्वड इन रेगुलेटिंग द पेस। यह मसल्स खुद हाई रिदमिकली कंट्रैक्ट करते रहते हैं। यह द मसल्स के 3 मेन टाइप्स, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। हर टाइप का अपना लोकेशन और अपना खास काम है। ए फ्लैट हम मसल्स के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर झांकेंगे। हम देखेंगे कि एक स्केलेटल मसल अंदर से बना हुआ कैसा होता है। एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, जिसे आप बाहर से देखते हैं, वो कई छोटे छोटे ब्लॉक्स से बना होता है। पूरे मसल में कई मसल बंडल्स होते हैं। हर बंडल को फैसिकल भी कहते हैं। यह बंडल्स आपस में एक कॉमन कोलैगनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से जुड़े होते हैं, जिसे फेशिया कहते हैं। ए फ्लैट हर मसल बंडल के अंदर कई मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर हाई एक्चुअल में मसल सेल है। ए फ्लैट हम एक सिंगल मसल फाइबर या मसल सेल को डिटेल में देखते हैं। मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यूज सार्कोलेमा कहते हैं। यह मसल सेल को लाइन करती है। सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, यूज सार्कोप्लाज्म कहते हैं।
मसल फाइबर एक सिंसिटियम होता है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है जिसे साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसआर कहते हैं। यह कैल्शियम आइकन्स का स्टोर हाउस है। इसका रोल हम कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे। मसल फाइबर का सबसे खास फीचर है मायोफाइब्रल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रल्स नाम के बहुत सारे पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं। यही मायोफाइब्रल्स आगे जाकर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और इन मायोफाइब्रल्स की वजह से ही स्केलेटल मसल में स्ट्राइटेड अपीयरेंस आता है। ये था हमारे मसल का बेसिक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। पूरा मसल फैसिकल से बना है। हर फैसिकल में मसल फाइबर्स सेल्स हैं। हर मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रल्स हैं। आज हम इस मायोफाइब्रल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जूम करके देखेंगे। यही वो जगह है जहां एक्टिन और मायोसिन मिलकर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक मायोफाइब्रल का स्ट्राइटेड अपीयरेंस दो मेन प्रोटीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। पहला है एक्टिन फिलामेंट्स, द थिन फिलामेंट्स, ये पतले होते हैं। यह लाइट कलर के बैंड्स बनाते हैं। दूसरा है मायोसिन फिलामेंट्स, द थिक फिलामेंट्स, ये मोटे होते हैं। यह डार्क कलर के बैंड्स बनाते हैं। यह दोनों प्रोटीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं और मायोफाइब्रल की पूरी लंबाई में पैरेलल अरेंज होते हैं। इन थिक और थिन फिलामेंट्स के अरेंजमेंट से हाई बैंड्स और जोन्स बनते हैं। पहला है ई बैंड, आइसोट्रोपिक, लाइट बैंड, यह लाइट बैंड होता है। इसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। आई बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर की लाइन होती है जिसे जेड लाइन कहते हैं। जेड लाइन आई बैंड को बीच से काटती है। दूसरा है ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक, डार्क बैंड, यह डार्क बैंड होता है। इसमें मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं और इसके किनारों पर एक्टिन फिलामेंट्स का ओवरलैप भी होता है। ए बैंड के बीच में मायोसिन फिलामेंट्स एक मलाइन एम मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तीसरा है हर जोन, हेलर, क्लियर जोन, यह ए बैंड के सेंट्रल पार्ट में होता है। ये थिक मायोसिन फिलामेंट्स का वो हिस्सा है जहां पर थिन एक्टिन फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं करते, इसलिए ये थोड़ा हल्का या क्लियर दिखता है। मायोफाइब्रल का वो हिस्सा जहां असली काम होता है यूज सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच का पोर्शन होता है। यही सार्कोमेयर मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। ए बैंड्स और ई बैंड्स मायोफाइब्रल की पूरी लेंथ में अल्टरनेट तरह से अरेंज होते हैं। हमने सार्कोमेयर का मैप समझ लिया। जेड लाइन से जेड लाइन तक का सफर हाई सार्कोमेयर है जहां एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अभी तक हमने देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर है जहां एक्टिन, थिन और मायोसिन, थिक फिलामेंट्स होते हैं। लेकिन ये फिलामेंट्स खुद किन चीजों से बने हैं? हम इन्हीं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की डिटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्टिन फिलामेंट, द थिन फिलामेंट से। यह 3 प्रोटीन से मिलकर बनता है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। हर एक्टिन, थिन फिलामेंट डू एफ एक्टिन से बना होता है। यह एफ एक्टिन छोटे छोटे जी ग्लोब्यूलर एक्टिन्स के मोनोमर्स की तरह होते हैं जो आपस में हेलिकली गुमार तरह से वूंड होते हैं, यानी एक दूसरे पर लिपटे होते हैं। ट्रोपोमाइसिन भी डू फिलामेंट्स होते हैं जो एक्टिन्स के पास ही उनकी पूरी लेंथ पर दौड़ते हैं। और ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल्स में फैला रहता है। जब मसल आराम कर रही होती है, ट्रोपोनिन का एक सबयूनिट मायोसिन के लिए एक्टिन पर मौजूद एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को DHAAN के देता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन न हो। ए फ्लैट बात करते हैं मायोसिन फिलामेंट, द थिक फिलामेंट की। मायोसिन फिलामेंट भी कई मोनोमेरिक प्रोटीन से मिलकर बनता है जिन्हें मैरोमायोसिन्स कहते हैं। एक मैरोमायोसिन मोनोमर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ग्लोब्यूलर हेड, हेवी मैरोमायोसिन हम, यह एक्टिव ATP एंजाइम होता है। इसके पास ATP के लिए बाइंडिंग साइट होती है। इसके पास एक्टिन के लिए भी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। हेड और शॉर्ट आर्म मिलकर क्रॉस आर्म बनाते हैं। टेल, लाइट मैरोमायोसिन LMM, ये लंबा पिछला हिस्सा होता है। यह ग्लोब्यूलर हेड्स मायोसिन फिलामेंट की सरफेस से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं रेगुलर डिस्टेंस और एंगल पर, और यही क्रॉस आर्म कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन से जुड़ता है। तो दोस्तों, यह था हमारे एक्टिन और मायोसिन, थिन एफ एक्टिन, जी एक्टिन से बना, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो बाइंडिंग साइट्स को छुपाता है, थिक मैरोमायोसिन, हेड और टेल जिसका हेड हाई ATPase और एक्टिन बाइंडिंग साइट रखता है। ए फ्लैट समय आ गया है इस सवाल का जवाब देने का, आखिर मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है? इस मैकेनिज्म को स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS से एक सिग्नल आने पर होती है। यह सिग्नल एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है जिसे हम मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। जब सिग्नल इस जंक्शन तक पहुंचता है तो मोटर न्यूरॉन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसका नाम है एसिटिलकोलिन। यह एसिटिलकोलिन मसल फाइबर की मेम्ब्रेन सार्कोलेमा पर एक एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। यह इलेक्ट्रिक सिग्नल पूरे मसल फाइबर में फैल जाता है। जब ये सिग्नल मसल के अंदर जाता है तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SR को ट्रिगर करता है। SR जो कि कैल्शियम आइकन्स का स्टोर हाउस है, तुरंत बहुत सारे कैल्शियम आइकन्स रिलीज कर देता है। यही कैल्शियम आइकन्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे जरूरी है। यह रिलीज हुए कैल्शियम आइकन्स जाकर ट्रोपोनिन प्रोटीन से बिंद हो जाते हैं। याद है, रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन मायोसिन के लिए एक्टिन पर मौजूद बाइंडिंग साइट्स को छिपा कर रखता था। कैल्शियम आइकन्स के बिंद होने से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाते हैं और एक्टिन के एक्टिव बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाते हैं। ए फ्लैट मायोसिन इन साइट्स से जुड़ने के लिए तैयार है। ए फ्लैट देखते हैं असली कॉन्ट्रैक्शन। इस वक्त मायोसिन हेड एनर्जी के लिए ATP हाइड्रोलिसिस का यूज करता है। ATP टूटकर ADP और P बनता है। एनर्जी मिलते ही मायोसिन हेड तुरंत एक्टिन के एक्सपोज्ड एक्टिव साइट से जुड़ जाता है। मायोसिन हेड और एक्टिन के बीच बने इस जोड़े को क्रॉस ब्रिज कहते हैं। क्रॉस ब्रिज बनते हाई मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ सार्कोमेयर के सेंटर ए बैंड की तरफ खींचता है। इस रोटेशन या पुलिंग को पावर स्ट्रोक कहते हैं। इस खींचवा की वजह से जेड लाइंस भी सार्कोमेयर के सेंटर M लाइन की तरफ खींच आती है और सार्कोमेयर छोटा हो जाता है। यही कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड छोटा हो जाता है और हर जोन भी कम हो जाता है, जबकि ए बैंड की लेंथ सेम रहती है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोसिन हेड को एक्टिन से अलग होना पड़ता है। इसके लिए एक नया ATP मॉलिक्यूल आकर मायोसिन हेड से जुड़ता है। नए ATP के जुड़ते हाई क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। ए फ्लैट ये नया ATP फिर से हाइड्रोलाइज होगा, हेड वापस रेडी पोजीशन में आएगा और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक मसल को कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। 4
जब सिग्नल यानी स्टिम्युलस बैंड हो जाता है तो का आइकन्स को तुरंत वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में पंप कर दिया जाता है। सी आइकन्स के हटने से ट्रोपोनिन वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है और एक्टिन के बाइंडिंग साइट्स को फिर से कवर कर देता है। इस वजह से क्रॉस ब्रिजेस नहीं बन पाते। जेड लाइंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाती हैं और मसल रिलैक्स हो जाती है। ये थी स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। प्योर प्रोसेस को सुम अप करते हैं। हम बात करेंगे इस अमेजिंग सिस्टम की जो हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है और जिसके बिना हम हिल भी नहीं सकते। गेस करो क्या? जी हाँ, द स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम है क्या? सिंपल भाषा में ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए स्टील का फ्रेम चाहिए, वैसे ही हमें बोन्स का फ्रेम चाहिए। इसके दो कंपोनेंट्स, पहला है बोन्स, ये में पार्ट है। दूसरा है कार्टिलेजस, थोड़े सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल पार्ट्स जैसे आपके ईयर और नोज की टिप। इन दोनों में फर्क क्या है पता है? बोन में मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम सोल्स हैं, मेक्स अ सॉलिड। थर्ड, साउंड इफेक्ट। और कार्टिलेज में मैट्रिक्स थोड़ा नरम होता है क्योंकि इसमें कॉन्ड्रोइटिन सोल्स हैं, बेंड्स देयर एयर टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। इसका सिग्निफिकेंट रोल है हमारे मूवमेंट में। सोचो, बिना जो बोन्स के खाना चबाना कितना मुश्किल होगा, और लिम्ब बोन्स, हाथ पैर की हड्डियां के बिना चलना तो इम्पॉसिबल है। एक एडल्ट ह्यूमन में इस सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेजेस बच्चों में ज्यादा होती हैं जो बड़े होने पर जुड़ जाती हैं। हमारा ये पूरा 206 बोन्स का सिस्टम दो प्रिंसिपल डिविजन्स में डिवाइडेड है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, यह बॉडी की मेन एक्सिस बनाता है। इसमें आता है स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स। दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन, यह पार्ट्स जो मेन एक्सिस से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे लिम्स की हड्डियां और वो हड्डियां जो इन लिम्स को में बॉडी से जोड़ती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस सिस्टम के बिना हमारी बॉडी एक जेलीफिश की तरह होती। आज हम इस पार्ट की बात करेंगे जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस बनाता है, यानी एक्सियल स्केलेटन। ये वो बोन्स हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। टोटल 80 बोन्स से बना है। इसमें 3 मेन पार्ट्स आते हैं, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और स्टर्नम और रिब्स। सबसे पहले हमारी स्कुल, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और फेस को शेप देता है। स्कुल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। यह 22 बोन्स दो सेट्स में डिवाइडेड है। पहला है क्रेनियल बोन्स, यह 8 बोन्स है जो एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ रहता है। दूसरा है फेशियल बोन्स, यह 14 बोन्स है जो हमारे फेस के स्ट्रक्चर को बनाती है। एक बहुत यूनिक बोन है हियोइड बोन। यह यू शेप्ड बोन स्कुल में काउंट होती है पर यह किसी और बोन से जुड़ी नहीं होती। यह बकल कैविटी के बेस पर होती है। और हाँ, यह ऑसिकल्स, यह 3 छोटी छोटी हड्डियां मैलियस, इंकस और स्टेप्स भी स्कुल के रीजन में ही आती हैं। नेक्स्ट हमारी वर्टेब्रल कॉलम, इसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये एकदम सीधी नहीं होती, इसमें कर्व्स होते हैं। यह 26 सीरियली अरेंज्ड छोटे यूनिट से बनी है जिन्हें वर्टेब्रे कहते हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। हर वर्टेब्रा के बीच में एक हॉलो पोर्शन, न्यूरल कनाल, होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। ये हमारे हेड को सपोर्ट करती है और रिब्स और मसल्स को अटैच होने का पॉइंट देती है। यह 26 वर्टेब्रे 5 रीजन्स में डिवाइडेड है। स्कुल से शुरू करते हुए सर्विकल में 7 नेक बोन्स होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग सारे मैमल्स में ये 7 हाई होती है। थॉरैसिक में 12 बोन्स होने हैं चेस्ट रीजन में। लंबर में 5 जो कि कमर के निचले हिस्से की बोन्स है। सेक्रल 1 फ्यूज्ड बोन्स होते हैं। पहले ये 5 होती थी पर अब जुड़कर एक सिंगल बोन बन गई है। कॉक्सिजियल 1 फ्यूज्ड बोन होते हैं। टेल बोन, ये भी जुड़कर एक सिंगल बोन बन गई है। स्कुल के बेस पर एक्सिपिटल कॉन्डियल्स होते हैं। यह कॉन्डियल्स वर्टेब्रल कॉलम की सबसे पहली वर्टेब्रा, जिसका नाम एटलस है, उससे आर्टिकुलेट है। हमारा स्कल डाइकॉन्डिलक होता है, यानी 2 एक्सिपिटल कॉन्डियल से जुड़ता है। लास्ट पार्ट है स्टर्नम, ये एक फ्लैट बोन होती है जो हमारी चेस्ट के बिल्कुल बीच में होती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि रिब्स इससे कैसे जुड़ती हैं। तो ये था हमारा पूरा एक्सियल स्केलेटन। आज हम बात करेंगे बॉडी के रिब्स और रिब केज। रिब केज के 3 मेन पार्ट्स हैं, थॉरैसिक वर्टेब्रे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, रिब्स और स्टर्नम। हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, यानी टोटल 24 रिब्स। हर रिब एक थिन फ्लैट बोन होती है। यह डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती है और वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। हर रिब का डॉर्सल एंड बिकाफ्लिक होता है। इसका मतलब है कि इसके पास 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस होते हैं जो इससे वर्टेब्रल कॉलम से जोड़ते हैं। ए फ्लैट देखो स्टर्नम को, ये एक फ्लैट बोन होती है जो वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स यानी चेस्ट के बीच पर होती है। स्टर्नम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की ज्यादातर रिब्स इसी से जुड़कर रिब केज कंप्लीट करती हैं। रिब्स को उनके कनेक्शन के बेस पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रू रिब्स जो फर्स्ट से 7th पेयर को कहते हैं, यानी पहली 7 पेयर्स ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। यह डॉर्सली थॉरैसिक वर्टेब्रे से अटैच होती है और वेंट्रली यह डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती है हाइलन कार्टिलेज की हेल्प से। दूसरा है फॉल्स रिब्स, एक 9th और 10th पेयर्स ऑफ रिब्स को फॉल्स रिब्स कहते हैं। यह रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं करती, बल्कि यह 7th रिब के साथ हाइलन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ जाती है। थर्ड है फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट 2 पेयर्स 11th और 12th रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यह रिब्स वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती हैं। जब थॉरैसिक वर्टेब्रे, रिब्स और स्टर्नम मिल जाते हैं तो ये मिलकर रिब केज बनाते हैं। रिब केज हमारे लंग्स और हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है और ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। ए फ्लैट टाइम है दूसरे बड़े डिवीजन का, द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर का मतलब है जुदा हुआ। ये वो बोन्स हैं जो हमारे लिम्स और उनकी गर्डल्स को बनाती हैं। आज हम बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की। इसे शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, जो हमारे अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती है। हमारी पेक्टोरल गर्डल 2 हाफ से बनती है। हर हाफ में 2 मेन बोन्स होती हैं, क्लैविकल और स्कैपुला। ए फ्लैट इन दोनों बोन्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्कैपुला, इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। ये हमारे थॉरैसिक एरिया के डॉर्सल पार्ट में होती है, 2nd और 7th रिब्स के बीच। स्कैपुला की डॉर्सल बॉडी पर एक हल्का सा रेज्ड रिज होता है जिसे स्पाइन कहते हैं। यह स्पाइन आगे चलकर एक फ्लैट फैला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एक्रोमायो कहते हैं। क्लैविकल इसी एक्रोमायो से जुड़ती है। एक्रोमायो के जस्ट नीचे एक डिप्रेशन होती है।
इस डिप्रेशन को ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। यह ग्लिनोइड कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अपर आर्म की बोन ह्यूमरस का हेड इसी कैविटी के साथ जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाता है। इसी जॉइंट की वजह से हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं। ए फ्लैट आते हैं क्लैविकल पर। इससे हम आम भाषा में कॉलर बोन भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है जिसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं। जैसे हमने पहले देखा, यह बोन अक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का पार्ट से जुड़ती है। हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की जर्नी पर हैं और हमने पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर गर्डल को अच्छे से समझ लिया है। ए फ्लैट टाइम है दूसरी इंपॉर्टेंट गर्डल का, द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं, ये वो फ्रेमवर्क है जो हमारे लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। हमारी पेल्विक गर्डल 2 पार्ट से बनती है जिन्हें कॉक्सल बोन्स कहते हैं। 2 हाफ्स पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं। हर एक कॉक्सल बोन 3 छोटी बोन्स के फ्यूजन से बनती है। इलियम, इस्चियम, प्यूबस। इलियम, इस्चियम और प्यूबस जब जुड़ते हैं तब एक पूरी कॉक्सल बोन बनती है। ए फ्लैट देखते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एसेटेब्यूलम। जब ये 3 बोन्स इलियम, इस्चियम और प्यूबस आपस में जुड़ती हैं तो उनके फ्यूजन पॉइंट पर एक कैविटी बन जाता है। इसी कैविटी को एसेटेबुलम कहते हैं। ये एसेटेबुलम वो जगह है जहां हमारी थाई बोन फीमर का हेड आकर जुड़ता है। ये जुड़कर हिप जॉइंट बनाता है। बिल्कुल जैसे पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनोइड कैविटी थी, वैसे हाई पेल्विक गर्डल में एसेटेबुलम होता है। एसेटेबुलम ज्यादा डीप होता है, इसलिए हिप जॉइंट ज्यादा स्टेबल होता है। ए फ्लैट देखो कि ये 2 हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल आपस में आगे की तरफ कैसे जुड़ते हैं। पेल्विक गर्डल के ये दोनों हाफ्स आगे की तरफ मिलकर प्यूबिक सिम्फिसिस बनाते हैं। इस जॉइंट में फाइब्रस कार्टिलेज होता है। यह कनेक्शन दोनों कॉक्सल बोन्स को एक साथ होल्ड करता है। पेल्विक गर्डल हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी देती है, स्पेशली जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं। ये हमारे लोअर लिम्स को स्ट्रॉन्ग बेस देता है। हमारी पूरी बॉडी का वेट इसी स्ट्रॉन्ग गर्डल पर ट्रांसफर होता है। हमने बोन्स और स्केलेटन तो समझ लिया, पर सोचो अगर हमारी हड्डियां जुड़ी नहीं होती तो क्या हम मूव कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट्स की। जॉइंट्स वो जगह है जहां बोन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं या बोन्स और कार्टिलेजेस आपस में मिलते हैं। जॉइंट्स हर तरह के मूवमेंट्स के लिए एसेंशियल हैं और मसल्स की फोर्स का इस्तेमाल करके मूवमेंट इसी जॉइंट के थ्रू होता है, जहां जॉइंट एक फुलक्रम जो सपोर्ट पॉइंट की तरह काम करता है। मूवेबिलिटी के बेस पर हम जॉइंट्स को 3 बड़े स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट। नाम से ही पता चलता है यह जॉइंट्स कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते। इसमें बोन्स आपस में एंड टू एंड फ्यूज हो जाती हैं और ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी स्कल बोन्स। जो फ्लैट स्कल बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर सूचेस बनाती हैं और हमारे क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स को फॉर्म करती हैं। तो यह है जीरो मूवमेंट वाला जॉइंट। नेक्स्ट आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस जॉइंट में बोन्स कार्टिलेज की हेल्प से आपस में जुड़ी होती हैं। यह जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट्स अलाउ करता है, पूरी तरह से फ्री नहीं, पर थोड़ा बहुत हिलाव हो सकता है। इसका पैटर्न हम वर्टेब्रल कॉलम में देखते हैं। जो एडजेसेंट वर्टेब्रे हैं वो आपस में कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी होती हैं। इसी की वजह से हम थोड़ा बहुत आगे, पीछे और साइड में झुक पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे लोकोमोशन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, वो है साइनोवियल जॉइंट्स। इन जॉइंट्स की पहचान है साइनोवियल कैविटी। यह आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इस अरेंजमेंट की वजह से कंसिडरेबल मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। यह जॉइंट्स लोकोमोशन और बहुत सारे मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स कई तरह के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे ह्यूमरस, अपर आर्म बोन और पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर के बीच, हिंज जॉइंट जैसे नी जॉइंट, पाइवेट जॉइंट जैसे एटलस और एक्सिस वर्टेब्रे के बीच, ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे कार्पल्स के बीच, सैडल जॉइंट जैसे कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच। यह हमारे 3 नए तरह के जॉइंट्स। फाइब्रस, हमने स्केलेटल सिस्टम और मसल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, पर जैसे हर मशीन में कोई खराबी आ सकती है, वैसे ही हमारी बॉडी के इन सिस्टम्स में भी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। आज हम कुछ कॉमन और सीरियस डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर है मायस्थीनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से स्केलेटल मसल में फटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यह स्केलेटल मसल का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन है। ये ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। तीसरा डिसऑर्डर है टेटनी। इसमें मसल में रैपिड स्पैज़म्स होते हैं। इसका मेन रीजन है बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम आयन लेवल होना। कैल्शियम की कमी से मसल्स बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती हैं। ए फ्लैट बात करते हैं जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। आर्थराइटिस, ये सबसे कॉमन है। आर्थराइटिस का सीधा मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये भी जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है, पर इसका रीजन डिफरेंट है। यह यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। जब ये क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं तो सूजन और दर्द होता है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। यह एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें बोन मास कम हो जाता है। बोन मास कम होने से फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। औरतों में ईस्ट्रोजन लेवल्स का कम हो जाना इसका एक कॉमन रीजन है। तो दोस्तों, यह कुछ मेन डिसऑर्डर्स जो हमारे मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। हमें हमेशा कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम इन प्रॉब्लम से बच सकें। इसी तरह के NCERT लाइन बाय लाइन वन शॉट टॉपिक रिवाइज करने के लिए सब्सक्राइब।